नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी के क्लासेस में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए 20 क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको 23 फरवरी 2024 शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो थे वो मौर्य साम्राज्य के जो है अंतिम शासक थे। इनके अगर हम बात करें इनके शासन काल का, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें शासन काल की, इनका जो शासन काल रहा है वो 187 से लेकर के 180 ईसा पूर्व 180 ईसा पूर्व इनका शासनकाल रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे बृहद्रथ की हत्या, तो इनकी जो हत्या है, इनकी हत्या जो है इनके सेनापति के द्वारा किया गया था, है ना। इनके ही सेनापति ने इनकी हत्या की थी। और उस सेनापति का अगर हम बात करें तो उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग उसके सेनापति का नाम था, जिन्होंने उनकी हत्या करके अपना यानी शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, है ना। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य है, संस्थापक, ठीक है। तो 322 ईसा पूर्व में, है ना, इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें सम्राट अशोक की, तो ये मौर्य साम्राज्य का जो है एक महान शासक थे, है ना। मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक थे, है ना, जिनके समय में शासन में मौर्य साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। और अगर हम बात करें ये तीसरे शासक थे, है ना, तीसरे, है ना, शासक थे मौर्य साम्राज्य का। अगर हम बात करें इनके शासनकाल का, इनका जो शासनकाल रहा है, सम्राट अशोक के शासनकाल की हम बात करें तो इनका जो है 269 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक 232 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि द्वितीय एंग्लो बर्मे युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1852 में जो है ये द्वितीय एंग्लो बर्मे युद्ध लड़ा गया था। अगर हम बात करें कि ये किसके बीच लड़ा गया था, तो ये वर्मी साम्राज्य, वर्मी साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़ा गया था ये युद्ध, ठीक है। अगर हम बात करें इस युद्ध की शुरुआत की, प्रारंभ की, इस युद्ध की जो प्रारंभ है वो 5 अप्रैल 1852 में, है ना, इसकी शुरुआत हुई। और अगर हम बात करें अंत की, तो ये लड़ा गया था 20 जनवरी, है ना, 20 जनवरी 1853 तक ये युद्ध चला था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी, है ना। अगर बात करें तो विजेता जो है यानी जीत की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। और जो बर्मी साम्राज्य का जो है कुछ भाग जो है, भाग यानी जो बर्मी साम्राज्य था उसकी दक्षिणी भाग की बात करें तो उसको जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में मिला लिया था, दक्षिणी भाग को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारे पास 2 कथन है। कथन नंबर 1 है हमारा कि राजस्व व्यय के केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय, पहला स्टेटमेंट है हमारा। तो देखिए यहाँ पे राजस्व व्यय और केंद्र सरकार की जो भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा जो अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है वो व्यय को इसमें शामिल। तो ये हमारा जो है बिल्कुल यानी ऑप्शन नंबर जो कथन हमारा 1 है वो बिल्कुल राइट है। दूसरे अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेटमेंट की, कथन की, जो पूंजीगत व्यय के यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों के में
कमी आती है ना। तो ये हमारा दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्रिकेट। शेफाली वर्मा की बात करें, जो कि एक काफ़ी फेमस महिला क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, जो कि इनका जन्म अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है हरियाणा राज्य में हुआ था, है हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें इनकी जन्म तिथि की, तो इनका जो जन्म है वो 28 जनवरी 2004 को इनका जन्म हुआ था, 2004 को। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी की, अगर हम बात करें इनका ओडीआई में पदार्पण की, है ना, ओडीआई में पदार्पण मतलब डेब्यू की बात करें तो इनकी ओडीआई में जो है पदार्पण 17 जून 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी, है ना। इंग्लैंड के खिलाफ जो है इनका डेब्यू मैच था, है ना, ओडीआई का पहला मैच, डेब्यू मैच। ठीक है, अगर वही हम बात करें यहाँ पे T20 की, तो T20 में अगर इनके हम पदार्पण की बात करें तो T20 में इनका जो पदार्पण है वो 24 सितंबर, है ना, 24 सितंबर 2019 को है ना दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है इनका डेब्यू मैच था, अफ्रीका के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुवा पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ढोलू कुनीठा। ढोलू कुनीठा जो है कर्नाटक में जो है कुरुवा पुरुषों के द्वारा ढोल के थाप पर जो है ये नृत्य किया जाता है। अगर हम बात करें वहीं छऊ की, तो छऊ जो नृत्य है वो झारखंड में हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, और फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य में जो है छऊ नृत्य जो है किया जाता है। चलिए, अगर हम वही बात करें हम फुगरी का, तो फुगरी जो है ना गोवा में, है ना, फुगरी जो नृत्य है गोवा में किया जाता है गणेश चतुर्थी के। वहाँ की जो महिलाएं, जो कोंकणी महिला है, उनके द्वारा जो है गणेश चतुर्थी के जो है शुभ अवसर पर गणेश चतुर्थी मनाती है, जिसमें फुगरी डांस किया जाता है, गणेश चतुर्थी। अगर वही हम बात करें यहाँ पे बागरुम्बा की, तो ये असम का लोक नृत्य है ना, असम का लोक नृत्य है जो बोरो जाति के द्वारा मनाया जाता है ना। बोरो जो जनजाति के लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। अगर हम बात करें मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर का, तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसका 27.8% रहा है। अगर वही हम बात करें सबसे कम की बात करें, तो सबसे कम जो है वो नागालैंड का रहा है ना। नागालैंड का जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा है, 0.5%। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जो कि साइंस से है। द्रव बहते हैं और उनकी आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें डैश भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तरल कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? द्रव को तरल भी कहा जाता है, क्योंकि द्रव जो होते हैं वो अपना आकृति बदलते रहते हैं, वो दृढ़ नहीं रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको तरल भी कहा जाता है, लिक्विड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में, यहाँ पे रूप होगा है ना, के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 129। अगर वही हम बात करें अनुच्छेद 125 की हम बात करते हैं, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, है ना, न्यायाधीशों की अगर हम बात करें तो इसमें न्यायाधीशों की
अनुच्छेद 125 की बात करें तो इसमें न्यायाधीशों के वेतन के बारे में, वेतन, भत्तों और अन्य लाभ, है ना, जो भी अन्य उनको जो लाभ मिलता है उन सभी के बारे में इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करें अनुच्छेद 127 की, 127 में जो है इसमें जो न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश की बात करें तो न्यायाधीशों के, है ना, न्यायाधीशों के नियुक्ति से जुड़ी जानकारी मिलती है ना, नियुक्ति से जुड़ी जानकारी इसमें दी गई है ना? जानकारी, नियुक्ति से जुड़ी जानकारी जो है एक अनुच्छेद 127 के अंतर्गत दिया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाए। अगर वही बात करें हम अनुच्छेद 123 का, है ना, तो इसमें जो है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को संसद एवं संसद के जो दो सदन होते हैं, संसद के दोनों सदनों, है ना, संसद के दोनों सदनों को सत्र, है ना, सत्र न चलाने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 की मेजबानी की है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया ने इसका मेजबानी किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1991, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1991 में जो वित्त मंत्री थे भारत के, वो वित्त मंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उस समय वित्त मंत्री थे, जिन्होंने भारत की आर्थिक विकास के लिए नई आर्थिक नीति लागू किया था। नई आर्थिक नीति लेकर के आए थे। नई आर्थिक नीति के तहत भारत का जो है काफ़ी विकास जो है हुआ था उनके टाइम में, उनके रीजन में। अगर हम उनके शासनकाल की बात करें तो जो मतलब वित्त मंत्री पद पर रहते हुए तो 1991 से 1996 रहा, है ना, 1991 से 1996। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि भारत में 2010 राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित किए गए थे, यानी कहाँ पे, किस राज्य में? तो ये नई दिल्ली में जो है इसको आयोजित किया गया था, है ना। कहाँ पे, किस स्थान पे किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो भारत इसकी मेजबानी करते हुए, है ना, भारत ने कुल 101 पदक जीता था। 101 पदक जीते थे, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बात करें स्वर्ण पदक का, है ना, स्वर्ण पदक की बात करें तो 38 स्वर्ण पदक थे। वही अगर हम बात करें यहाँ पे रजत पदक की बात करें तो 27 रजत पदक था, और कांस्य की बात करें, कांस्य पदक की बात करें तो 36 कांस्य पदक थे, है ना, और टोटल 101, जो कि भारत का इसमें दूसरा स्थान था, है ना। कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर जो था वो ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले स्थान पर थी। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के पदकों की संख्या तो 177 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, जो कि पहले स्थान पर था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुपमा
हुस्केरे, है ना, अनुपमा हुस्केरे ने जो है भारत संगीत नाटक अकादमी जो है भारत के लिए जीता था, है ना, स्ट्रिंग कठपुतली के लिए, सॉरी, कठपुतली के लिए उन्हें जो है 2018 में संगीत नाटक अकादमी से उनको मत सम्मानित किया गया था। किसको? अनुपमा होस्केरे को। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि डैश की अवधारणा तत्कालीन सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के संविधान से ली गई है। तो हमारे जो संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है वो समाजवादी गणराज्य संघ से लिया गया है, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ से इसको उठाया गया है और हमारे संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि रण उत्सव डैश के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कच्छ, है ना। कच्छ जो है वो गुजरात का एक जगह है ना, गुजरात का एक जगह है कच्छ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो इसका राइट आंसर है हमारा DY चंद्रचूड़, है ना। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। DY चंद्रचूड़ जो है उन्होंने 5वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ लिया था। यानी इनका अगर हम पूरा नाम की बात करें तो इनका जो पूरा नाम है वो धनंजय, है ना, धनंजय, यहाँ पे डबल नाम है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, है ना, इनका पूरा नाम है। उन्हें अगर हम बात करें शपथ लेने की तिथि की तो इन्होंने जो है 9 नवंबर 2022 को जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है हमारा अल्लाह रखा, है ना। अल्लाह रखा जो है वो तबला बजाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। अगर वही हम बात करें बिस्मिल्लाह खां तो ये शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे, है ना, शहनाई, है ना। वही अली अहमद हुसैन भी शहनाई बजाया करते थे। अयोध्या प्रसाद की बात करें तो ये ताल वाद्य यंत्र से जुड़े थे और कई तरह के जो है वाद्य यंत्र बजाया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा कथन नंबर 1 है कि यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटली कृत करता है। ये भी हमारा बिल्कुल राइट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा कि यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करने के लिए हो। तो हमारा जो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी हमारा दूसरा भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा 1 और 2 दोनों सही है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि बजट 2023 से 24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं अपनाई है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 7 प्राथमिकताएं इन्होंने अपनाई है, जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये 7 जो अगर जो सप्तऋषि अगर हम बात करें ये 7 प्राथमिकताएं, तो ये पहला प्राथमिकता है समावेशी विकास, समावेशी विकास, ये पहला है। अगर हम बात करें दूसरा तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। और वही अगर हम बात करें तीसरी की बात करें तो बुनियादी ढांचा और निवेश। वही अगर हम बात करें चौथे नंबर का तो सक्षमता को सामने लाना,
वही अगर हम बात करें पांचवा हो जाएगा हरित विकास। हरित विकास। छठा की बात करें युवा शक्ति, है ना, युवा शक्ति को बढ़ावा देना। इसके बाद में सातवां की अगर हम बात करें तो वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र, ये 7 प्राथमिकताएं जो है बजट 2023 से 24 में दिया गया है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर लक्ष्य डैश था। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 8%। विकास दर कितना था? 8%। वही अगर हम बात करें पंचवर्षीय जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी समयावधि की बात करें, समयावधि की हम बात करते हैं तो 2012 से 2017 जो है इसका समयावधि रहा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 75% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।